एक पार्ट ऑलरेडी इस लेक्चर का डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता देता हूँ कौन से क्या डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पेपर। जैसे देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहला क्वेश्चन पेपर, और इस बुक में ऑलमोस्ट 150 प्लस क्वेश्चन पेपर है। और क्योंकि आपको पता है राकेश यादव सर का हम MCQ वाला बुक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें SSC इसके सारे एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, दिल्ली पुलिस के पेपर होते हैं, और भी एग्ज़ाम के पेपर होते हैं। तो उसमें 2017 तक का पेपर दिया हुआ है, तो हमें 3 साल और कहीं से करना था। 3 साल के लिए हमने इस बुक को चुना है, जिसमें 2020, 19, 18 तीनों साल के पेपर दिया है। तो हमें पहला डिस्कस करें, पहला पेपर का आधा डिस्कस कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन था, हमने 25 डिस्कस कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, और 25 अभी डिस्कस करते हैं। एक वीडियो आप देख सकते हो, उसका मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप आई सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 25 से आगे। मैं आपको इसमें ये भी बता रहा हूँ कि कौन करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड क्वीन लक्ष्मीबाई फाइट विथ ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर, मतलब किस साल ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर से उन्होंने लड़ाई किया था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। देखो, तो ये तो लड़ाई उन्होंने किया था 1857 के रिवॉल्ट में। तो सबसे पहले देखिए, अब झांसी की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे एक पॉलिसी की सहायता से, कौन सी पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी की मदद से, इस पॉलिसी का मतलब था कि अगर आपके पास अपना रियल हेयर नहीं है, रियल संतान नहीं है, तो आपका राज्य हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थ्योरी किसने दी थी? डलहौजी ने दी थी। याद करना है आपको, डलहौजी ने दी थी। ठीक है ना? तो रियल हेयर नहीं रहेगा। तो सेम यही, झांसी लक्ष्मीबाई के पास अपना रियल हेयर नहीं था, तो ब्रिटिशर्स इसको क्या करना चाहता था? कैप्चर। इसलिए 1857 के रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। तो ये हमें याद रखना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके खिलाफ लड़े थे? ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था जनरल ह्यूज रोस। ये याद रखना है। बाकी लोग जो शामिल थे 1857 के रिवॉल्ट में, जैसे बहादुर शाह टू, उसके बाद बेगम हजरत महल, नाना साहब, खान बहादुर खान, मौलवी लियाकत अली और बिहार से कुंवर सिंह। तो सबका नाम याद रखना, किन से लड़ाई हुआ। जैसे कुंवर सिंह से विलियम टेलर लड़े थे, और मौलवी लियाकत अली से कर्नल ओनसे लड़े थे। ये चैपल और कोलिन चैपल ये लड़े थे, ये दोनों एक ही हैं, कानपुर और वेलेरी। और हेनरी लॉरेंस लड़े थे लखनऊ में, और निकोलसन लड़े थे दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट डू बायर्स एंड सेलर हु आर मेनली इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड एंड स्टॉक्स? कौन कौन एक किस मार्केट की बात कर रहे हैं बताइए? 2 टाइप की मार्केट होती है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। एक होती है मनी मार्केट, एक होते हैं प्राइमरी, जैसे मनी मार्केट, या हम बोल सकते हैं इसको प्राइमरी मार्केट। एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है ना, कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे बात की जा रही है जहाँ पे आपको क्या क्या बिकता है, स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड वगैरह। तो ये है कैपिटल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में से थोड़ी मिलते हैं, मनी मार्केट में नहीं। क्लियर? जो प्राइमरी मार्केट होती है उसको मनी मार्केट बोलते हैं, यहाँ भी नहीं। ये सब मैं बता चुका हूँ कैपिटल मार्केट में। ड्यूरिंग व्हिच, ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन। देखो, इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कोई टफ क्वेश्चन, इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ये तो हिस्ट्री का है आपको। ड्यूरिंग व्हिच रेन, किसके समय में गोलकोंडा का फोर्ट बनाया गया था? ध्यान देना, बता रहा है कि गोलकोंडा का जो फोर्ट है ना, वो किसके रेन में बनाया गया था, वो बताना आपको। देखिए, पहले देखिए गोलकोंडा फोर्ट ये है। ठीक है ना, ये है कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट में है, हैदराबाद के। ठीक है ना, और ये कब ओरिजिनली इसको मंकाल बोलते थे, लगभग 1143 में बनाया गया था। ठीक है ना, और ओरिजिनली ये मड फोर्ट था अंडर द रीन ऑफ राजा ऑफ वारंगल। ओरिजिनल ये मड फोर्ट था, लेकिन इसका फोर्टिफिकेशन हुआ 14 से 17वीं सेंचुरी के बीच बहमानी सुल्तान के द्वारा। ठीक है ना, जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है,
देखो गोलकोंडा जो प्रिंसिपल कैपिटल था कुतुब शाही किंग का, लेकिन इसमें जो डायनेस्टी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करी थी, जो स्टार्टिंग में बनाई थी 13 सेंचुरी के आसपास, वो थी ककातिया डायनेस्टी। याद रखना, ककातिया डायनेस्टी। ये लोग भी बाद में फोर्टिफिकेशन किए थे, लेकिन ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने फोर्टिफिकेशन 14 से 17वीं सेंचुरी में किया था, पहले स्टार्टिंग में ककातिया डायनेस्टी किए थे, ककातिया डायनेस्टी। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स है, पूरा करंट अफेयर्स है। सितंबर 2020 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एमडी ऑफ साउथ इंडियन बैंक बेस्ड इन केरला फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। देखो ये तो करंट अफेयर्स है, तो इसमें तो इस बार नहीं आने के चांस है ये क्वेश्चन। इसका मैं बस आपको आंसर बता देता हूँ, ये है मुरली रामकृष्ण, ये थे। ठीक है ना, इसको तो कोई ज़रूरत नहीं आगे याद करने के। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पिक कौन सा है? देखो ये हम कितनी बार इवन क्लास में कर चुके हैं, कितनी बार, तीनों का कर लेते हैं। देखो अगर बात करें वेस्टर्न घाट का तो है अनाईमुडी। किस माउंटेन श्रेणी में है, किस माउंटेन में? अन्नामलाई में है। ठीक है ना, अन्नामलाई में एक पीक है अनाईमुडी। ठीक है ना, ऑलमोस्ट इसका 2900 इसका हाइट होगा, 2900 मतलब 3000 के आसपास है। अगर बात करें वेस्टर्न घाट की तो अनाईमुडी। चलो तो ये डोडा बेटा कहाँ पे भाई? देखो ये है वेस्टर्न घाट का अनाईमुडी, ईस्टर्न घाट का है महेंद्रगिरी। लेकिन जहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जिस पॉइंट पे मिलती है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वहीं पे मिलते हैं, नीचे नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो कार्डेमम वगैरह है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उनको बोलते हैं नीलगिरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीलगिरी कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट किस पॉइंट पे मिलते हैं? नीलगिरी। तो नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, ये याद रखना। तिरुमलाई नायकर महल, ध्यान देना, तिरुमलाई नायकर महल कहाँ पे है? तिरुमलाई नायकर महल कहाँ पे है ये बताना आपको। यह है मदुरई में, यही है, देखो ना, यहाँ पे तमिलनाडु में मदुरई जगह है, यहाँ पे है। और ये जो स्टाइल है इंडो सार्सेनिक और इटालियन आर्किटेक्चर का स्टाइल है, मदुरई में है, ये याद रखना है हमें। और ठीक है ना, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। किसके अंदर है अभी? है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अंदर आता है। ठीक है, कौन है किंग, किसने बनाया था? तिरुमलाई नायक, तिरुमलाई नायक, तो उन्हीं के नाम पे है ना, तिरुमलाई नायकार महल। नेक्स्ट फाइनेंशियल बिल, ध्यान देना, फाइनेंशियल बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? सिर्फ और सिर्फ बताइए, फाइनेंशियल बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? देखो अगर इंग्लिश वर्ड आप पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ये लोकसभा को देखो ना, पब्लिक मीटिंग लिखे हुए हैं, लोकसभा ये वर्ड है लोकसभा। तो फाइनेंशियल बिल यानी जो भी मनी बिल होता है, मनी बिल, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के पास टाइम लिमिट फिक्स होता है कि राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर में भेज दिया तो ठीक है, नहीं तो लोकसभा मान लेंगे कि राज्यसभा ने क्या किया है, सहमति दे दी है। ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन उठते, आप बोलोगे भैया अगर लोकसभा ने भेजा कोई मनी बिल, फाइनेंशियल बिल का ही एक पार्ट है मनी बिल, और भी पार्ट है, वो हम पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। आप बोलोगे लोकसभा ने भेजा यहाँ पे राज्यसभा को, और राज्यसभा 14 दिन के अंदर ही कोई अमेंडमेंट करके भेज दिया, तो क्या अमेंडमेंट राज्यसभा पे बाइंडिंग होगी? नहीं, लोकसभा की मर्जी होगी। समझे? मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। आर्टिकल 32 किस पार्ट में? भाई आर्टिकल 32 आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के मदद से फंडामेंटल राइट के वायलेशन का रेमेडी करते हैं, रिट्स जारी करते हैं। 5 टाइप के रिट्स तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये है पार्ट 3। पार्ट 4 किसका है? डीपीएसपी। पार्ट 1 क्या है? यूनियन स्टेट। पार्ट 3 ये है पार्ट 2 एक्चुअली। पार्ट 2 है सिटीजनशिप और पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट। अमीर खुसरो एक रॉयल पोएट थे और एक डिसाइपल थे। ध्यान देना, ये इनके बारे में बोला जाता है दिल्ली सल्तनत के रहे थे। ऐसे पोएट थे जो 5 सुल्तान के समय रहे थे। 5 सुल्तान, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया हुआ है एक्चुअली। तो आपसे पूछा ये किसके डिसाइपल थे?
मतलब ये इनके तो बहुत सारे डिसाइपल थे, अब ये किसके डिसाइपल थे? तो हम यहाँ पे अगर बात देख आपको मैं पहले बताता हूँ, उसका देखते हैं। ये सैयद मुहद्दीन निजामुद्दीन औलिया के ये पोएट थे, मतलब डिसाइपल थे। ठीक है, तो इनके बारे में और कुछ कुछ देख लेते हैं। अमीर खुसरो जी का पूरा नाम तो आप देख लो तो बहुत बड़ा नाम है। सूफी संत थे, दिल्ली सल्तनत में रहे थे, और इसके स्पिरिचुअल इसके इनके डिसाइपल मतलब इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है ना, ये इन्होंने पर्शियन और हिंदवी में और लिखे थे। हिंदवी एक्चुअली पर्शियन और हिंदी का कॉम्बिनेशन होता है। इनको वॉइस ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनको पैरोट ऑफ इंडिया बोला जाता है, तूतीय हिंद इनको बोला जाता है। उर्दू लिटरेचर के फादर, कवाली के फादर, गजल के फादर, सब के मतलब इतना भयंकर, मतलब इतना इंसान भयंकर वाला। और एक और चीज, 5 सुल्तान के साथ रहे हुए थे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सेकेंड बैकवर्ड कमीशन। आप बोलोगे यार मुझे तो लगता है जब बैकवर्ड कमीशन एक्ट आया था 1992 के आसपास वो होना चाहिए, लेकिन बैकवर्ड कमीशन एक्चुअली पहले ही बैठ गया था, लेकिन बैकवर्ड कमीशन के बातों को इम्प्लीमेंट करना बाद में शुरू हुआ। देखो यहाँ पे एक्चुअली जो आपके इस बुक में जो आंसर दिया वो गलत दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, पूरा स्टोरी बता देता हूँ। आज तक 2 बैकवर्ड कमीशन का गठन किया गया है। देखो पहली बार फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया था 1953 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इनके रिकमेंडेशन को कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया था 1955 में, लेकिन कोई इस पर बात नहीं बनी। लेकिन उसका सेकेंड बैकवर्ड कमीशन का गठन हुआ था 1979 में। ठीक है, जनवरी था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया था, किनको चुना था, किनके हेड थे? उनके हेड थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये फॉर्मर सीएम थे बिहार के, तो इसलिए इसको मंडल कमीशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट दिया। इन्होंने रिपोर्ट कब सुना? देखो जनवरी 1979 में बैठाया गया था, और इन्होंने रिपोर्ट दिया 2 साल के बाद। मतलब कब दिया? दिसंबर 1980 में रिपोर्ट दे दिया। और ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद हुआ क्या, मोरारजी देसाई की भी गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद इंदिरा गवर्नमेंट आई, इंदिरा गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह बनते हैं, और वो बोलते हैं कि अब हम रिकमेंडेशन जो था मंडल कमीशन को, उनको रिकमेंडेशन को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में एक केस आता है, इंदिरा साहनवे केस। उस केस में, इस केस में, ठीक है, देखो तो आप समझे ना, पहला कमीशन कब आया था? 1953 में, दूसरा आया था 1979 में, लेकिन बुक में दिया है 1990। तो गलत आपको लग रहा है ना, क्योंकि एक सिंपल हमसे पूछा ना कि अपॉइंटमेंट कब किया गया था सेकेंड वार्ड कमीशन से, उनके रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, ये थोड़ी पूछ रहा है। तो रिपोर्ट को इस समय, लेकिन बाद में पता है क्या हुआ, इतना जब सरकार सोच रही थी ना हम ओबीसी को रिजर्वेशन दे, तो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो केस था इंदिरा सानवे केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, बोला कि आप 27% का कैप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ओबीसी को आप देते हो ओबीसी को रिजर्वेशन, तो सिर्फ कास्ट के हिसाब से नहीं देखो जिनको मतलब कि आप सिर्फ कास्ट को नहीं देखो, गरीबी भी देखो, यानी क्रीमी लेयर को हटा सकते हो। ठीक है ना, जो कास्ट में भी जो कुछ सही है तो उनको क्रीमी लेयर दे दो। तो ये है 1979, ये वही है। 1972 में मतलब एक केस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये तो मैंने बता ही दिया था। टू इम्प्रूव, अब तो पता है अगस्त 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट क्लास को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को इसको दर्जा मिल गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। क्लियर? ठीक है, मतलब अब इसको दर्जा मिल चुका है नेशनल, क्योंकि ये फिर अच्छे से काम करेगी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गया था। ठीक है, चलिए। टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट कंट्रोल ऑफ मिट्स प्रोडक्शन। ठीक है ना, मतलब
ये इंग्लिश पता नहीं कहाँ से कौन लिखा है, सिंपल समझने, मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली। मतलब यहाँ पे बता जा रहा है मत्स्य पालन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, मत्स्य पालन को, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा यूज किया, देखो ये बात एक्चुअली ये पता है, ये मेरे हिसाब से करेंट अफेयर्स का इशू था उस समय। करंट अफेयर्स का इशू नहीं भी होगा तो ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली नहीं होता है। आप लोग देखते हो कि छोटे छोटे, मतलब ऐसा नहीं कि फिश पालने के लिए आप पॉन्ड का यूज करो, नहीं, आप अपने देखो इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑन मीट्स प्रोडक्शन। सिंपल ये गलत लिखा हुआ है ऐसे, सिंपल समझो ना। मत्स्य उत्पादन के लिए आप देखो अपने हिसाब से वाटर रखते हो, अपने हिसाब से उसमें बैक्टीरिया रखते हो जो आपको बिल्कुल ज़रूरत है, अपने आप से कुछ न्यूट्रिशन रखते हो और फिर यहाँ पे पालते हो। ऐसे नहीं, बहुत सारे बर्तन में हम लोग पालते हैं, इसको बायोफ्लॉक बोलते हैं, पॉन्ड में नहीं, क्योंकि पॉन्ड में हम काफ़ी कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ गए नहीं। ऐसे ही होता है, मतलब इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके, मतलब देखो आप पॉन्ड में आप खेती करोगे तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन इसमें आप करोगे तो बिल्कुल आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा पिक्चर। और ये तो बिल्कुल करंट अफेयर्स का है, ये इस बार का नहीं पूछेगा। ये पूछा हुआ है कि इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से, उस समय के इकोनॉमी सर्वे 2019-20 के इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से यहाँ पे आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना मतलब कितना घटा है, मतलब पिछले बार के रेस्पेक्ट में कितना से कितना घटा है, ठीक है ना। ये हमसे पूछा जा रहा था, तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये बस जान लीजिए आंसर। वैसे 1.5% है, ये हमें ध्यान नहीं रखना है। नलामला हिल्स, देखो नलामला हिल्स कहाँ पे मिलता है, देखो नलामला हिल्स भी नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे नलामला हिल्स, यहाँ के आसपास नलाहिला, जावेदी, सेबरॉय, हम सब बार बार रटते नहीं हैं, मतलब ये कई बार मैप में आपको दिखाया हूँ, कार्डेमम, नलामला, जावेदी, सेबरॉय, ये सब। तो ये आपको कहाँ लगे, देखो। और अब देखो, अगर मुझे नहीं पता कि बिल्कुल आंध्रा में या तमिलनाडु में, तो ऐसा कहाँ ऑप्शन देगा, ये तीनों ऑप्शन पहले ही बाहर है। हमें बस यह है याद रखना है, ज़्यादा देखो ओवरऑल हमें थोड़ा ऐसे नहीं याद करना है कि एकदम रटना है। हमें पता है कि भाई यहाँ पे है कि नल्लामला, जावेदी, सेबरॉय इधर ही हम करे हुए हैं, तो इधर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आंध्रा को छोड़ कर। अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, मध्य प्रदेश यहाँ है, देखो यहाँ नल है। और एक और चीज़, यहाँ से रिवर कृष्णा 2 पार्ट में रिवर कृष्णा इसको तोड़ती है, ये याद रखना है हमें, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए, हु हैज़ द डिस्टिंक्शन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर। ये तो करेंट अफेयर्स का तो बहुत, इवन इनके बहुत सारे पिक्चर आते हैं इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे, जिन्होंने लीड किया था इवन आर्मी डे के दिन और रिपब्लिक डे पैरेड के दिन, और ये पहली वुमेन बनी थी, ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया था। इनका नाम था तानिया शेरगिल। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द फर्स्ट अमेंडमेंट। ये अभी तो हम जब क्वेश्चन कर रहे थे, जब आपको क्वेश्चन कर रहे थे अभी कि जब 9th शेड्यूल आया था 1951 में, यही हुआ था पहली बार अमेंडमेंट। Which of the following authorities in concerned with the formulation of the monetary policy। भाई कितना बार डिस्कस कर रहे, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है ना। फिजिकल पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है एक्चुअली, मतलब फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर, और ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। रामचरितमानस, और ये तो हम लोग का रटा हुआ रहता है, तुलसीदास, रामचरितमानस, तुलसीदास, ऐसे हम नहीं रटते हैं। Which of the following is the popular harvesting festival। मेघालय की पॉपुलर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन है, मेघालय में ही ना 3 मेन है, गारो, खासी, जयंतिया। और खासी ही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और उसके चेरापूंजी जो है, और उसके बाद एक और है जयंतिया। ये तीनों यहाँ पे पीक भी है, और तीनों यहाँ पे ट्राइबल के भी नाम है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गारो, खासी, जयंतिया किसका नाम है, पीक का, माउंटेन पीक का। दूसरा था ऑप्शन था ट्राइब, सी ऑप्शन था बोथ, डी ऑप्शन था नॉन। तो आंसर था सी बोथ। अगर हमें सिर्फ पीक के बारे में सुना, ट्राइबल के बारे में नहीं सुना, तो हम शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन में आप बोथ ही लाना, क्योंकि ट्राइबल के नाम ही पड़ता है, ऐसे थोड़ी कोई नाम अलग से रख देता है, ठीक है ना। तो मेघालय में जो पॉपुलर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उसका नाम है बांग्ला, क्लियर, वांगला।
ये यहाँ पे लिखो ना, गारो करती है, यहाँ पे गारो खासी जानते हैं कि गारो करती है, ठीक है ना। और किस गॉड को ऑनर करते हैं? सालजोंग गॉड को। सन गॉड होता है फर्टिलिटी के लिए, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग में तो ऑब्वियसली, हार्वेस्टिंग में कोई हम फेस्टिवल मनाते हैं तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी की बात ही करते हैं। मालाबार रिवेलियन साउथ इंडियन तालुका में हुआ था, मालाबार रेबेलियन। तो मालाबार रेबेलियन एक्चुअली हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बस इतना भी याद रहता तो हमारा क्वेश्चन बन जाता कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय। और मालाबार तो हमें पता ही केरला में मालाबार कोस्ट नहीं बोलते, मालाबार और इधर कोरोमंडल, कोंकण, ये सब हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1921 में थोड़ा मालाबार के बारे में देखते थे। ये नॉन कोऑपरेशन के समय हुआ था, ठीक है ना। और इवन खिलाफत एजिटेशन हुआ था। एंटी सेंटीमेंट फ्यूल हो गया था मुस्लिम जो मोफला थे, जो साउथ में थे उनके। नेक्स्ट है गरबा। भाई ये तो बहुत फेमस है, गरबा तो गुजरात की। ये तो फोक डांस हम करेंगे ना इसमें लूसेंट में, फोक डांस अभी करने वाले मिसलेनियस, उसमें क्लियर हो जाएगा। व्हिच आर द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डैमेज बाय यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हम सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सा लेयर बिखरता है। देखो सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक चीज़ होता है ओजोनोस्फेयर, एक पतला सा, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिप्लेट हो जाता है। समझ लो यहाँ से यूवी रेज आ रही है, ओजोन लेयर पतला होगा तो यूवी रेज हमारे शरीर पे पहुँचेगी, जिससे हमें स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं और भी बीमारी हो सकती है। तो ओजोन लेयर, ठीक है, यानी। और ओजोन लेयर को डिप्लेट कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब यूज कहाँ पे होता है? रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर में एक्चुअली ओजोन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन होता है ना वो ओजोन को ब्रेक कर देता है O2 और O में, ठीक है ना। तो यानी आप ब्रेक करते जाओगे तो O2 से O2 और O बनते जाएंगे, तो आपको नहीं लगता O3 पतला होता जाएगा। करीना कपूर खान ये 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की है, तो और इसका ये एक टॉपिक नहीं होता है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हमसे पूछते हैं उसके, तो ये प्यूमा के साथ है। तो अब थोड़ा सा ब्रांड एम्बेसडर देख लेना, क्योंकि आप लोग उतना टीवी तो वगैरह देखते नहीं होंगे, और यूट्यूब पे भी ऐड आ जाता है कभी कभी, तो वहाँ से भी याद हो सकता है, ठीक है ना। IBEF, ठीक है ना। एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इस वेबसाइट के बारे में एक्चुअली मैंने पिछले ही क्लास में बात किया था कि एक वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, और इस एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंडस्ट्रियल जो टॉपिक होता है ना, मिनरल वगैरह से रिलेटेड, आपको अच्छा से आंसर मिल जाएगा और बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इवन काफ़ी कुछ, इवन कोई भी इंडस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था वो एक्चुअली इंडियन बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं ये नहीं है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है उसका नाम। वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ट्रस्ट है, इसीलिए, और मैं इसका काफ़ी यूज करता हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोगों को पता है लूसेंट का जो हमने किया अभी इकॉनमी वाला, जो इकॉनमी में हम अभी इंडस्ट्री कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो भी डेटा मैंने लिखा है इसी पेज से लिखा है, समझ में आया ना। Who among the following wrote the novel God of Small Thing? God of Small Thing जो नोवेल है किसने लिखी है? ये है अरुंधति राय ने लिखी है। God of Small Thing 1992 में लिखी थी, मतलब 1996 में एक्चुअली फिनिश किया था, 1992 से लिखना शुरू किया था। और उसके बाद ये तो सबसे फेमस लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ और राजा मान सिंह के बीच हुआ। राजा मान सिंह एक्चुअली अकबर के जनरल थे, तो एक तरफ थे राणा प्रताप जी और एक तरफ थे मान सिंह, ठीक है ना। तो इसमें महाराज फॉर द ब्रेव वाज डिफीटेड, बट लड़ाई लड़ी थी बहुत मेहनत से, लेकिन लड़ाई हार हो गई, ठीक है ना। और चेतक ने अपना लाइफ को भी खो दिया था, ठीक है। चेतक उनके उसका नाम है, घोड़े का, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, राकेश यादव सर के बुक के कोर्स का पार्ट है। तो राकेश यादव के बुक में हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी का 2 चैप्टर हो चुका है, लूसेंट का हम लोग अभी ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। और एक और हमारा कोर्स नया ओपन हुआ है कल से, जिसमें हम ये 3 बुक को इंक्लूड कर रहे हैं, ये और ये। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं
और तीनों किसी टाइप का आपको मैसेज पूछना हो तो आप इस पर मैसेज कर देना। अब मैसेज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसका देखो मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का इस पर्टिकुलर कोर्स का फ़ी है अभी 600, पहले 50 स्टूडेंट तक, उसके बाद 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका फ़ी है अभी है 500, दोनों अगर लेते हो तब, अगर अकेले लोगे तो 300, लेकिन अगर आप तीनों कोर्स लेना चाहते हो तो अभी 1000 ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 500, वहाँ 500। अगर आप किसी कोर्स के ऑलरेडी मेंबर हैं तो इस कोर्स का आपको 6 के जगह पे 5 ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।